नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज एक शख्स मेरे साथ मौजूद है और हमेशा से ही ये मेरे सवालों का बहुत इंटरेस्टिंग जवाब देते आए हैं और आज भी मेरे को वही उम्मीद है। लेकिन उनके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी है जो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो उनको पसंद आएगी। लेकिन सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका भारत 24। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, मैंने सलीम साहब के लिए लिखा है कि इनकी बॉलीवुड डायरीज में इनके अच्छे किरदारों का जिक्र है। इन्होंने किरदार निभाए हैं और ऑडियंस को कहा है तू ही तो है। इन्हें अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार रहता है। इनका गाना आया है रहमत सा साया, तुम सुनो तो सही। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। जी जी, थैंक यू। मेरा गाना आया अभी रहमत सा आया और इस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इस बेस्ड ऑन आर्मी, नेवी एंड फोर्स। हमारे देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, देश की जो रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनको मैंने डेडिकेट किया है ये सॉन्ग। और उन्हीं की एक जर्नी है, उन्हीं की एक कहानी है। बस एक कहानी मुझे मिली और मैंने मेरी टीम को बोला कि मुझे ये गाना डेडिकेट करना है हमारी देश की आर्मी के उन सिपाहियों को जिन्होंने देश पे जान न्यौछावर कर दी, शहीद हो गए। तो उन्हीं शहीदों पे ये गाना है। और ये गाने की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताता हूँ मैं आपको कि ये जो जिस पे गाना ये बेस्ड है, ये गाना कड़वासरा फैमिली में एक शहीद हुआ था। रियल स्टोरी। तो उनकी वाइफ मुझे मिली और मैं उनसे मिला तो वो बताने लगी कि जब हमारी शादी हुई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नाइट के बाद मॉर्निंग में उनका मैसेज आया और कि आपको बुलाया है। तो वो चले गए और फिर वो वापस नहीं आए। तो सुन के मेरा दिल भर आया और मैं सोचा कि यार ये बोलना कितना आसान है और कितना मुश्किल है कि वो आया नहीं और शी गॉट प्रेग्नेंट और बेटा बड़ा हो गया और वो शहीद हो गए वहाँ पे। तो उस पर मुझे थॉट आया कि कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मतलब देशभक्ति का प्रूफ ये नहीं है कि सिर्फ आप बॉर्डर पे जाके लड़ो, देशभक्ति तो आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन जितना इमोशनल गाना ये दिखाई दे रहा है, आप कितने इमोशनल हुए जब इसको फिल्मा रहे थे? सौरभ, आप यकीन करेंगे, जब कड़वासरा की वाइफ से मिला मैं, तो मैं रोने लगा था कि यार मतलब, और वो इस बात को प्राउड फील कर रही थी कि, और ये आंसू ग्लिसरीन वाली नहीं होती है, ये वो चीज़ें होती है जो आप फील कर रहे होते हैं और वो दिल से फील कर रहे होते हैं। और वो जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। और ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक कहानी है उनके लिए जो सलीम साहब ने डेडिकेट की है। इसमें प्यार भी है, पेट्रियोटिज्म भी है, इसमें सेक्रीफाइस भी है। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर ये गाना बना। और मैं खास कर सच बोले तो मैं कनेक्ट हुआ जब वो आपने गाना देखा कि जब वो बॉडी आती है और वो उसकी वाइफ रोती है और रोने के बाद वो अपीयर होता है पीछे से और इशारे करता है कि रोना नहीं, क्योंकि वीरांगनाएं रोती नहीं है, वो प्राउड फील करती है। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि मुझे लगा कि ये इस चीज़ का एहसास देश के हर एक नागरिक को होना चाहिए। सलीम साहब, आपने ये गाना बनाया और ये बेहतरीन गानों में से निकल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो एक फिल्म भी बन सकती थी? क्योंकि गाने को इतना प्यार मिल रहा है, उस कहानी को कितना प्यार मिलता जो आप 2 घंटे की थिएटर्स तक ला सकते थे। एक्चुअली ये पूरी फिल्म ही है जी। लव एट फर्स्ट साइट, प्यार हुआ, शादी हुई, फिर वो उनका फंक्शन चल रहा है शादी का, फिर वो मिलिट्री गया, वहाँ से बात कर रहा है फ़ोन पे एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। ये पूरी फिल्म है जी। फिर बॉडी आई और फिर कैसे ट्रिब्यूट, छोटी सी में सिमट गई, लेकिन एक कहानी बन सकती है। मैं इंतज़ार करूँगा ऐसी कोई कहानी आए और उस पर हम फिल्म बनाएं। मैं बिल्कुल चाहूँगा ये, लेकिन ये कहानी है, पूरी फिल्म है। अच्छा, आप गए फौजियों के भाइयों के बीच, आपने गाना दिखाया अभी तक उनको? या आप इंतज़ार कर रहे हैं जाने का और उनको सबको दिखाएंगे? देखिए, ये गाना मेरा नहीं, ये आप लोगों का है, ये गाना हमारे देश का है, ये हमारे उन भाइयों के लिए है जो आज हमारे बीच नहीं है। एग्जैक्टली, पूरे आर्मी में, नेवी में ये गाना सर्कुलेट हुआ है। मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं और ये गाना, जहाँ तक बात है कि मैं उनके बीच में गया क्या, मैं झुंझुनू से आता हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैनिक है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। हाँ।
तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैनिक है, लाइक डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कंपेयर करेंगे तो झुंझुनू से सबसे ज़्यादा आर्मी में और नेवी में, एयरफोर्स में वहाँ के लोग हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुई, तो मैंने उनको देखा है क्लोजली, उनकी ज़िंदगी को। वहाँ पे गांव है, छोटा सा गांव है नुआ, तो वहाँ पे हर घर से एक बंदा मिलिट्री में, कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स में, बट एक बंदा कहीं ना कहीं देश की रक्षा में जुड़ा हुआ है। तो मैं उनमें पला बड़ा हूँ, तो मेरे दिमाग में तो ये थी कहीं ना कहीं मुझे चांस मिले और मैं अच्छे से इसको पोर्ट्रे करूँ, और वो मेरा सपना पूरा हुआ कि ये गाना बना, और मैंने उस 7 मिनट में वो सब कुछ जी लिया जो 1-2 घंटे की फिल्म करती है। अच्छा, क्योंकि जब आपने ये कहानी सुनी, आप इमोशनल हुए, रोना आया, लेकिन जब आपने ये ठाना कि आपको इस पे गाना बनाना है, कुछ ऐसा पिक्चराइजेशन करना है, आपने सबसे पहले किसके साथ डिस्कस किया अपने इमोशंस को? मैंने डिस्कस किया, संदीप नाथ लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने आशिकी 2 के गाने लिखे। जी। मैंने उनको बोला यार मुझे ना उनको कुछ डेडिकेट करना है हमारे शहीदों को। जी। तो सब ने बोला फिल्म बननी चाहिए, फिल्म ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे म्यूजिकल चाहिए कुछ। तो उन्होंने बोला देखो मैं गाना बनाऊंगा रोमांटिक, जी, गाना रोमांटिक होगा, बट वो जो विजुअल्स होंगे वो पैट्रियोटिज्म के होंगे। वाह। तो आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा रोमांटिक गाना है, बिल्कुल। जब आप इसको वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि ये पैट्रियोटिज्म पे है, देश के सैनिकों को ये समर्पित गाना है। अच्छा सर, क्योंकि आप बेहतरीन किरदार आपने आपके देखे भी हैं, वीडियोस भी देखे हैं, फिल्म भी देखी है, कौन सा किरदार आप अपने अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं फ्यूचर में? देखो हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं अनसीन, जी, जिनको हमने पर्दे पर नहीं देखा। अनसंग हीरोज़ की बात कर रहे हैं? मैं हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे अनसीन कैरेक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में जिनको पर्दे पे आना चाहिए। तो मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उनको जीऊँगा। देखिए बॉर्डर 2 अभी आ रही है। हाँ जी। और क्या कुछ आप इस गाने को अगर कोई फिल्म वाला लेना चाहता है तो आप उस फिल्म को देंगे? बिकॉज कोई ऐसी देशभक्ति वाली जो फिल्म है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर 2 सबसे बड़ी फिल्म। ये फिल्म अपने आप में, रहमत सा आया गाना जो अपने आप में फिल्म है, अपने आप में फिल्म है। अच्छा, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उसको बनाना चाहते हो? क्योंकि हर जगह से बहुत कहानियाँ निकल के आती है, लेकिन एक कहानी एक ऐसी होती है जो बहुत टचिंग होती है, जो बनी नहीं होती है, आप सालों साल उस पर मेहनत करते हैं, वो निखर के आती है। कोई एक ऐसी कहानी है जो आप बनाना चाहते हैं? राजस्थान का जो कल्चर है वो बहुत सिनेमेटिक है जी, बहुत एक्साइटिंग है। उस कल्चर पे मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिनेमा क्रिएट होना चाहिए, और वहाँ के हीरोज़ तो है, वहाँ के जी, जो सैनिक है, वहाँ के जो शहीद है वहाँ के, उनके ऊपर एक कहानी बनना चाहिए, कल्चर पे कहानी बनना चाहिए। और राजस्थान जो है वो राजा महाराजाओं का बिल्कुल एक स्टेट रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ बनना चाहिए ऐसा। वैसे बनी है कहानियाँ, संजय लीला बंसाली ने बनाई है फिल्में, बट और बहुत कुछ है जो बनना चाहिए। तो आप किसी की बायोपिक करना चाहते हैं? कोई जहन में है, कोई शख्सियत है आपके जो जगह करती है आपके दिल के कोने में, आप उसकी बायोपिक में काम करना चाहते हो? मैं बहुत सारे, मैंने बोला हीरोज़ है जिनकी बायोपिक बनना चाहिए, और मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा कोई मिलिट्री मैन हो जो शहीद हो, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, ये विनोद जी कड़वासरा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो शहीद हुए, उनकी फिल्म है, ऐसा बोले उनकी सीरीज़ है जी। उनकी लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, हमें कंपाइल करना था 5-6 शॉट में इसको। लव एट फर्स्ट साइट, स्कूटी चल रही है, बाइक नहीं चल रही है, वो बिठा के उनको घर ड्रॉप करता है, हमने इसमें कंपाइल किया। इनकी बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। उस ज़माने में लेटर लिखते थे लोग, तो लेटर आते मिलते थे 2-2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद ये इनको वापस लेटर आते थे। जब लेटर आता था तो बाहर जाती थी और रोज़ पूछती थी पोस्ट ऑफिस में कि कोई लेटर आया क्या। इतना प्यारा इनका स्टोरी है, और बट हमें कम में इसको समेटना था तो ये हम नहीं शूट कर पाए, बट बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। सर, सलीम सर, इज़ देयर एनीवन इन द इंडस्ट्री बॉलीवुड में जिसको यू लुक अप टू, और जो बहुत इंस्पायर करता है, जिनके किरदार आपको इंस्पायर करते हैं, आपको लगता है कि ये चूज़ी नहीं है, लेकिन जो भी किरदार इनके? आमिर खान। वाह, व्हाट इंस्पायर्स यू अबाउट आमिर? आमिर खान पता नहीं, मेरे मूड के एक्टर हैं वो। जी। मैं उनका जो करियर रहा है उस करियर को मैं जीना चाहता हूँ कि
उनके करियर में रोमांटिक फिल्में भी रही है, जी उनके करियर में सब तरह की फिल्में रही है, इंस्पायरिंग फिल्में भी रही है, सोसाइटी को बदलने वाली फिल्में भी रही है, सोसाइटी को मैसेज देने वाली फिल्में भी रही है, और फुल ड्रामा और फुल टू मूवी भी रही है उनके ज़िंदगी में। तो वो उनका करियर ग्राफ जो है वो डिफरेंट रहा है, और वो मैं चाहता हूँ कि मैं उस फुटपाथ पर चलूँ। और अच्छा, अमिताभ बच्चन एंड इरफान खान आल्सो इंस्पायर्ड नो डाउट अमित जी तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जी उनकी क्या बात करें हम। और इरफान भाई से मुझे मौका मिला था उनके साथ वक्त बिताने का, और वो पल मुझे अभी भी याद है कि मैं उनके साथ टाइम बिताया। बहुत संजीदा एक्टर थे, मतलब रियलिस्टिक थे वो, बिल्कुल मेक ओवर नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, चल तू कर अच्छा कर तू अच्छा कर, बहुत रियलिस्टिक रहते थे वो जी। और बिल्कुल भी मैं हंसल अब सुधीर मिश्रा जी से मिला मैं, ये सारी ज़िंदगी उन्होंने की, तो सुधीर जी को मैंने पूछा इरफान भाई के साथ आपको सर कैसा लगा। सुधीर जी से मेरा बहुत बात होती है, जब भी वो खाली रहते हैं मुझे बुला लेते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। बोले इरफान ऐसा एक्टर था जो सामने वाले की सीन करता था। मैं बोलता था इरफान आपकी लाइन किधर है? वो रुको सर एडिट में ले लेना, आप इसको बोलने दो। मतलब आज तक मैंने इंडस्ट्री में ऐसा एक्टर नहीं पाया जो ऐसा एक्टरों के सामने वाले जो सीन पे ध्यान देता था वो खुद पे ध्यान नहीं देता, सीन को बड़ा करता था वो। और मैं एडिट पे बैठता था तो मुझे लगता था सही बोल रहा है यार वो। तो वो अलग लेवल के एक्टर्स रहे हैं, वो तो महान है। अच्छा सर, क्योंकि बॉलीवुड डायरीज़ की जो कहानी थी, एक इंस्पायरिंग आदमी है जो बॉलीवुड में जगह बनाना चाहता है, बॉलीवुड की दुनिया क्योंकि ये एंटर्ड, आपके हिसाब से कैसी है? देखो आप ना ये बहुत डेडिकेशन वाला प्रोफेशन है जी, बहुत डेडिकेशन चाहिए इसमें, और आपको पेशेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, और आप चाहते हैं कि ऐसे मिनट में कुछ हो जाए। जैसे MBBS 5 साल में होता है, IIT बन जाते हो 5-6 साल में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है आप 5-6 साल में बनोगे कि नहीं बनोगे, इसमें लगे रहना पड़ता है। और ये जॉब ऐसा है कि आप डेली करते रहो। आप मेरे पास जब काम नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने क्राफ्ट पे काम करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मैं स्किल पे काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है तो काम छोड़ दिया, करते रहो बस काम आप। ये अलग कम्युनिटी है जो लगी रहती है, और लगे रहना आपको टिल एंड ऑफ योर लाइफ। और खाली आपको हीरो बनना है और हीरो बन के आप जीना है, तो वो अभी टाइम चेंज हो गया। अभी तो एक्टर वाले स्पेस में आप सर्वाइव कर पाओगे। और मैं शुरू से ही मेरे मन में कभी वो नहीं था कि मैं वो हीरो बन के, मुझे था कि मैं अच्छी उन किरदारों को जीऊँ जिनको अनसीन हीरोज़ को मैं जीऊँ, शुरू से मेरे दिल में था। और बस उसी बात पे मुझे वही कैरेक्टर मिल रहे हैं। आलिया बासु का मैं बात करूँ, आलिया बासु का जो कैरेक्टर था वो आज तक सामने नहीं आया। वो कैरेक्टर मैं इतनी फिल्में देखता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा जो मिडिल कैरेक्टर था जो। बिल्कुल। और बॉलीवुड डायरीज में जैसे आप रोहित की जो कहानी थी, दिल्ली बेस्ड जो लड़का था, तो ऐसे ही मुझे ऑफर हो रहे हैं, और मैं थैंक गॉड कि मुझे सही काम मिल रहा है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री नॉट बिकॉज ऑफ योर लिविंग। आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहते हैं। जी। लेकिन ये लाइन क्योंकि हर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है, बिकॉज जो आता है स्ट्रगल करता है, ही हैज़ टू डू दी थिंग्स फॉर द लिविंग, एंड देन कम्स क्राफ्ट, एंड उसके बाद चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि अगर लिविंग नहीं होगा तो क्राफ्ट और ऑडियंस से कनेक्ट कैसे होंगे। लेकिन आपने ये हिम्मत जुटाई कि येस यू आर हियर फॉर योर ऑडियंस। सच है ये बात सच है, बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ कि मुझे लिविंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो इसलिए हूँ कि मैं मेरे ऑडियंस के साथ जुड़ूँ और मैं सही काम लोगों तक लेके जाऊँ और लोग मुझे पसंद करें, मुझे प्यार करें। और जहाँ तक बात है लिविंग की और पैसे की, तो आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव सफिशिएंट थिंग्स इन माय लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता हूँ और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं फ्री रहता हूँ तो वी हैव फैमिली बिजनेस, तो उसमें मैं काम करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस मुझे अच्छा काम करवा लो आप। अच्छा सलीम साहब, अच्छे काम की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि अच्छी फिल्में आ रही हैं बॉलीवुड में? क्योंकि कुछ चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही, लेकिन हमने फेस्टिवल्स भी देखे हैं। वी हैव सीन पीपल एंजॉयिंग लाइक अ फेस्टिवल ऑन थिएटर्स कुछ फिल्मों के लिए, लेकिन अच्छा काम हो रहा है आपको लग रहा है अभी? देखो, अच्छा बुरा डिफाइन करना ये सही नहीं होगा। एक्सेप्टेंस की बात करो, आपकी ऑडियंस कौन से काम को एक्सेप्ट कर रही है, कौन से काम को रिजेक्ट कर रही है। अभी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, आपको लग रहा है अच्छी कहानियां हम देख पा रहे हैं? जो अगर कंपेयर कर रहे हैं हम 80s 90s की, आर वी इनटू दैट एरा जहाँ पे अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं?
इन बॉलीवुड Yes, अभी रिसेंट टाइम्स या रिसेंट टाइम बॉलीवुड में इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही, जी टाइम के हिसाब से नहीं आ रही। टाइम को समझना पड़ेगा। 80s में जो जो स्क्रिप्ट्स थी वो आज वर्क नहीं कर रही। जी 90s की स्क्रिप्ट 90s में वर्क कर गई। तो आपको टाइम के हिसाब से स्क्रिप्ट्स को पिक करना चाहिए, और इस बात को साउथ वाले ज़्यादा समझ गए कि आज की ऑडियंस का मूड क्या है, वो क्या चाहती है। ये बात हम सब जानते हैं, जी। ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं। जी। तो डेफिनेटली बॉलीवुड तो रुकने वाला नहीं है। बॉलीवुड समझेगा थोड़ा स्लो हो गया है, एक्सेप्टेंस कम हुई है, और उसका रीज़न सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट ही नहीं है। जी इसका रीज़न ये है कि लाइक ऑडियंस शिफ्ट हुए OTT की तरफ। कितनी फिल्में हैं जो कि थिएटर में वर्क नहीं की, बट वो OTT पे तो उन्होंने धमाल कर दिया। जी मतलब ट्रेंड कर रही हो फिल्में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक थिएटर में फिल्म नहीं चली तो लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। लोगों ने पसंद किया है फिल्मों को। अच्छा, रेसल पुकुटी आपने नाम सुना होगा, हाँ, बॉलीवुड बिल्कुल। में ऑस्कर अवार्ड विनर है। बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि हम साउथ वाले काम करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए और बॉलीवुड काम करता है अपने पैसों के लिए। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग शाहरुख खान साहब हमेशा बोलते हैं कि मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ, फिल्म जी। पैसा कमा ले तो मुझे दे देना। आमिर खान ने हमेशा बोला कि मुझे पैसा मत दो, फिल्म अच्छी बनाओ। और मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं उस लेवल में मेरे पास फिल्मों के ऑफ़र नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे 1 रुपया मत दो, फिल्म अच्छी बनाओ। जी तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कम, इफ़ यू कंपेयर साउथ और बॉलीवुड, जी। तो थोड़ा सा बॉलीवुड डाउन हुआ है। देर आर सो मेनी रीजन्स। जी वो मैंने जैसे बोला कि टाइम के हिसाब से सिनेमा आना चाहिए। तो बट आएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा बॉलीवुड का, और बहुत धमाल होने वाला आगे, बहुत मज़ा बॉलीवुड आने में वाला। क्या फेक और क्या रियल है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स, हम कहते हैं कि ये अपना है, क्या अपनापन है या जो दोस्ती है वो रियल है, फेक है बॉलीवुड की? बिकॉज बहुत सारे कुकड अप स्टोरीज हैं और आपने भी सुनी होंगी। क्या रियल है और क्या फेक है? जी मुझे लगता है कि ये प्रोस्पेक्टिव है जी कि मेरा नज़रिया क्या है। जी मैं तो समझता हूँ कि मेरे जो भी दोस्त हैं वो जी। सब रियल है, जी और उनका क्या नज़रिया है मेरे प्रति जी वो मुझे नहीं पता, बट मैं तो यही मान के ज़िंदगी आगे लेके जा रहा हूँ कि सब मेरे सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और बस अच्छे ही रहें। अच्छा, कौन सा डायरेक्टर है सलीम साहब जिस आपको लगता है कि यस उनका ऐसा क्राफ्ट है जिसमें सलीम साहब अगर काम करेंगे तो फिट बैठेंगे? उनका कौन से डायरेक्टर क्राफ्ट में आपको लगता है आप फिट बैठेंगे? बहुत सारे हैं जी। लेकिन अभी मैं अनुराग कश्यप जी के पीछे पड़ा हूँ। क्या अड़ियल उन्हीं की है? आप एक फिल्म नहीं, कर रहे हैं अभी अड़ियल आने उनके नहीं, अड़ियल वो तो कर रहे हैं। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बट अनुराग कश्यप भी है कि मैं उनको जानता हूँ, और वो उनके सिनेमा से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत रियलिस्टिक, और जी। वो ट्रेनिंग स्कूल एक्टर के लिए। तो उनके साथ एक ज़मीन से जी। जुड़ के एक एक्टर काम करता है और उस प्रोसेस के साथ काम करता है तो निखर के आता है। तो वो निखार के लिए मैं चाहता हूँ मैं उनके साथ काम करूँ। बहुत ख्वाहिश है, बहुत इच्छा है मुझे वो ऑफ़र करें और मैं उनके साथ जुड़ूँ। अच्छा, अगर आप आखिरी 2 सवाल सर, अड़ियल किस तरह की होगी, थोड़ा अगर आप हाईलाइट डाल के बता पाएँ? अड़ियल के बारे में मैं ज़्यादा आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस फिल्म, बट बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और इसी देश के एक स्टेट की कहानी है जहाँ पे ये वहाँ की डोमेस्टिक प्रॉब्लम है जी और सोसाइटी की प्रॉब्लम है, उस पर कहानी है, रोमांटिक कहानी है, लव स्टोरी है, ड्रामा है, एक्शन है, थ्रिलर है, बहुत कुछ है उसमें। अच्छा सलीम साहब, सोनू सूद सर ने जब एक फिल्म बनाई, सोनू सूद ने फतेह, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जितनी भी अर्निंग्स आएगी उसको चैरिटी में दूंगा। क्या गाना अच्छा कर रहा है, और हमारे भाइयों के लिए, शहीद भाइयों के लिए हम याद करते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब है उनकी कहानियाँ, सभी की कहानियाँ। क्या ऐसा भी सलीम साहब ने सोचा है कि अगर ये और नंबर्स आते हैं और मिलियंस व्यूज जाते हैं, जो इसकी जब कमाई होगी, क्या वो उनकी फैमिलीज के लिए कुछ एनी थॉट प्रोसेस? बिकॉज मेरा दिल करा पूछने का। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। मैं आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट मच अबाउट दिस, बिकॉज मैं फिलैंथ्रोपी क्या करता हूँ, मैंने 40 बच्चे अडॉप्ट किए हैं जी, वाह, जिनकी मैं स्कूलिंग, लिविंग सब कुछ करता हूँ, और एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ मैं झुंझुनू शहर में, बड़ा हॉस्पिटल जहाँ 1 रुपये में ट्रीटमेंट होगा, इस 300 बेड हॉस्पिटल। एंड मैंने एक मुझे पता चलता है कि
किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है जी तो मैं उसको पूरा करता हूँ। एवरी मंथ आई डोंट वांट टू रिवील ऑन कैमरा कि मेरा क्या बजट है एवरी मंथ जो कि मैं इस चैरिटी में यूज़ करता हूँ। तो मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि मैं ये सब करूँ। आगे मैं बॉम्बे में भी एक काम कर रहा हूँ बहुत बड़ा, एक मेडिकल कॉलेज की हम प्लान कर रहे हैं, जिसको मैं हमारी लैंड थी उसको हमने डोनेट की है। और मेरे जो पापा, मेरे जो डैड थे, अभी तो नहीं है, वैसे तो हमेशा ही साथ में रहेंगे वो, उनके नाम से पोस्टल स्टैम्प आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वो शुरू से ही वो नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए थे। तो उनके जाने के बाद भारत सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया। तो हमारे घर में ना फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा, लोगों से जुड़ा रहना, ये हमारे खून में। तो ये मेरे लिए नया नहीं है। तो इससे जो इनकम आएगी, क्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आएगी उससे पहले से मेरा चालू है कि मुझे बहुत कुछ करना है और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। और जहाँ तक सोनू सूद की बात कही ना आपने, तो सोनू सूद मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और हमारी कंपनी है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है जी। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मैंने सोनू को बहुत इंजेक्शन दिए। एट दिस मोमेंट वो मेरी फैक्ट्री भी आए कि नहीं सलीम चल यार मुझे ना इंजेक्शन बांटने हैं। और सोनू ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब इतना अच्छा काम किया कि घर घर वो चीज़ें पहुंचाई और जो ज़रूरतमंद थे उस मोमेंट पे। और वो भी उस वक्त जब अपने साथ छोड़ रहे थे तो उसने अच्छा काम किया। तो फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा, यही तो है लाइफ, और क्या है। जो आपके दिल की बात थी जुबान पे मेरे आ गई। और अब देखिए जब आप किसी चीज़ को सच्चाई से बनाते हैं ना और शिद्दत से बनाते हैं तो वो प्योरिटी आपके काम में दिखती है, और वो प्योरिटी आपके इस गाने में दिख रही है। इतना संजीदा है, इतना सिंपल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके अंदर जो कमर्शियली लोग करते हैं। लेकिन ये है कि आपने जिस सच्चाई से बनाई है वो सच्चाई आपके गाने में दिखती है और वो यहाँ टच हो रही है। थैंक यू वेरी मच। और जब मैंने सुना तो मैंने उसको रिपीट मोड पे भी लगाया क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हिंदुस्तानी की नहीं, ये हर हिंदुस्तानी की कहानी है, हमारे उन सभी भाइयों की कहानी है जिनको आपने ट्रिब्यूट दिया है। और सर मुझे लगता है कि अच्छे काम करने वालों की ज़रूरत है, और आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सफ़र बहुत लंबा है और उस सफ़र पे आप चल पड़े हैं। तो अब देखिए कहाँ तक जाते हैं और वो मंजिल कौन सी होती है जहाँ आप रुक रुक के अपने फुटप्रिंट्स कहते हैं छोड़ते चले जाते हैं। और देखिए जिस तरीके से सोनू भाई ने अपने कमाई के लिए बोला था, मुझे लगता है कि सलीम साहब बताते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस गाने को बहुत प्यार दीजिए आप, क्योंकि इस गाने के पीछे ना अब बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। और वो लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपकी, हमारी। और अगर आप इस गाने को इतना प्यार देंगे तो मुझे लगता है कि इसके बाद वो करे जाएगा एक और अच्छी कहानी बनाने का, कॉन्सेप्ट का। और आप अगर ऐसी अच्छी कहानियों को प्यार देते रहेंगे तो मुझे लगता है वो हिम्मत बंदी रहती है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू हमारे स्टूडेंट, ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। मेक एवरी इंडियन प्राउड ऑफ यू बाय डूइंग सच अ ग्रेट वर्क सर। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।